स्वागत है आपका कम्युनिकेशन सिस्टम के लेक्चर में। अच्छा, ये जब हम लोग पढ़ते थे उस समय नहीं पढ़ाया जाता था। हर बुक का जो आखिरी का 2 चैप्टर है उसको हम लोग के टाइम पढ़ाया नहीं जाता था। अब मास्टर साहब लोग पढ़ा देते हैं कि चलो बच्चे लोग नालायक होता है, कहेंगे तो पढ़ेगा नहीं, इसलिए हम लोग पढ़ा देते हैं। अच्छा, कम्युनिकेशन सिस्टम के लेक्चर में ना हम जान करके कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज करेंगे। तो ये सब चल रहा है, अरे वाह, चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो आज हम लोग इसका इस्तेमाल भी करेंगे ताकि आपको कम्युनिकेशन सिस्टम समझ में आए कि क्या होता है। अच्छा, कम्युनिकेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे हम आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। कहां से कहां तक? तो एक होता है सोर्स, जैसे मैं क्या हूं? सोर्स हूं, और आप कौन है? यूजर ऑफ द इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, इंफॉर्मेशन, कहां से कहां तक? सोर्स से यूजर पर। अच्छा, मैं एक प्री रिक्विजिट कंडीशन बता देता हूं। एक तो ऑप्शन ये है कि मैं हर एक डेफिनेशन को बोलूं भी, लिखवाऊं भी। दूसरा है कि मैं सिर्फ बोल दूं, आप जाके, ये वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, घर जाके वीडियो सामने रख करके अपना एनसीईआरटी खोले और एक एक लाइन उसमें यही लिखा हुआ है, उससे मार करके एनसीईआरटी वाला डेफिनेशन लिख भी लो। ये वाला सही रहेगा कि हम सब लिखवा दें? हम ही लिखवा दें। लिखो, लिखो कम्युनिकेशन। बहुत खराब पेन चल रहा है। लिखो कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ। अच्छा, मैं वही लिखवा रहा हूं जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स टू यूजर, फ्रॉम सोर्स टू यूजर, फ्रॉम सोर्स टू यूजर। ठीक है, अब देखिए कम्युनिकेशन ना दो तरह का होता है। एक होता है जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट कम्युनिकेशन। इसमें हम लोग अभी कोई डिजिटल इक्विपमेंट का यूज नहीं कर रहे। मैं बोल रहा हूं, मेरे माउथ से साउंड वेव निकल रहा है, ये आपके कान तक पहुंच रहा है, कान में ईयर ड्रम होता है, उसको वाइब्रेट कर रहा है, ईयर ड्रम के वाइब्रेशन से आपका माइंड जो है वो सुन रहा है। ये भी बड़ा अजीब सा प्रक्रिया है। आप सोचिए कि हम बोल रहे हैं, आपका ईयर ड्रम वाइब्रेट कर रहा है। फिजिकली अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है? आपका ईयर ड्रम क्या होता है? वाइब्रेट करता है। उस वाइब्रेशन को माइंड सुन लेता है। तो ये समझ में नहीं आता कि अगर मैं ग कहूं तो माइंड को कैसे पता चला कि ईयर के वाइब्रेशन से ये क है? समझ पा रहे हैं मेरी सवाल को? हम ये कह रहे हैं कि हम बोले तो हम बोले, क्या बोले? हम बोले। तो ये जो वर्ड है हम, ये वर्ड के कारण कुछ साउंड वेव क्रिएट हुआ, पार्टिकल्स ऑसिलेट हुए, ये ऑसिलेशन से आपका ईयर ड्रम ऑसिलेट हुआ। तो ईयर ड्रम तो ऑसिलेट हुआ, माइंड को कैसे पता चला कि ये ऑसिलेशन हम की वजह से हो रहा है? नहीं, बचपन से सिखाया जाता है ना। जो माइंड होता है, जो दिमाग होता है, वो जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका ब्लैंक होता है, कुछ नहीं आता उसको। ठीक है, तो मम्मी सिखाती, बेटा बोलो का, बोलो पापा, पापा सिखाया था ना, मम्मी सिखाया था। तो उसको, उसके माइंड को ऐसा लगता है पापा को। अच्छा, पापा को ऐसा नहीं, पापा बोलो तो सीख जाएगा, पापा को दिखा के पहले सिखाया था। तो विजुअल्स होते हैं, ठीक है, तो समझ लगता है अच्छा इसको पापा बोलते हैं। उसको पता भी नहीं पापा का मीनिंग क्या है, लेकिन उनको इन ड्रम्स के हेल्प से समझ आता है, माइंड में वो बैठाया जाता है कि ऐसे जब बोलेंगे कोई ऐसा वाइब्रेशन होगा तो माइंड को क्या सुनना है? वो पापा सुनना है। समझ रहे आप मेरी बात? यही कारण है कि बच्चा जहां पैदा होता है वही लैंग्वेज को सीख लेता है। आप में से बहुत लोग, सब लोग नॉर्थ इंडियन हैं, लेकिन सब लोग बोलते होंगे हिंदी ही, भाषा आपकी हिंदी है,
लेकिन आपकी बोली अलग अलग होगी। कुछ लोग यहाँ से आरा छपरा बिहार साइड के होंगे, आरा छपरा साइड के कोई है। एक भोजपुरी आप लोग बोलते हैं, भोजपुरी हिंदी भोजपुरी मिला के। कुछ लोग यहाँ पे मगध साइड के होंगे, औरंगाबाद ये सब का कोई है। कहाँ गया, उधर मग ही बोला जाता है ना। कुछ लोग इधर भागलपुर साइड होंगे, जैसे मैं भागलपुर से हूँ, भागलपुर कटिहार, उधर में अंगिका बोला जाता है ना। अंगिका छह छू लगा के, कहन छी है ना। हमने कहना छह मतलब कैसे हो। और मेरा जो नानी घर है दादी घर है वो सब मैथिली बोलता है, मदन सा जैसे है, तो वो बोलते मतलब वो उसमें ज्यादा थोड़ा और मिठास होता है बोली में, तो बोली अलग अलग होती है। तो बच्चा जिस रीजन में पैदा होता है उसी के जैसा वो बोलने लगता है, ठीक है। और वो उसके टोन में पता चलता है ना। आप कहीं भी जाओ तो टोन से लोग पकड़ लेते हैं, अच्छा बिहारी है। अभी कोई दिल्ली का लड़का यहाँ आके खड़ा होके बोले, आप कर पाएंगे कि वो दिल्ली से बोल रहा है ना। वो मैं करेगा, हाँ मैं करूंगा, हाँ ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये आप समझ रहे हैं कैसे कम्युनिकेशन होता है ना। और इसी तरह हर जानवर, हर वो सजीव चीज दूसरे सजीव चीज से कम्युनिकेट करता है। अच्छा, आप लोग में से कितने लोग जानवर पाले हो? तोता, कुत्ता, जैसे किसी घर में होगा डॉगी, तो उसको हम लोग सिखाते हैं ना कि खड़े हो, तो उसका ईयर ड्रम इसके लिए सेंस नहीं करता है ना, नहीं होता ना। तो उसको सिखाने में बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट। अच्छा, कोई बच्चा हो, उसको सिखाओ, बच्चा खड़े हो जाओ, जल्दी सीख लेगा। भले नालायक हो, मार पीट के सिखाना पड़ता है। अच्छा, ये सिखाना बहुत जरूरी है। इंसान को अगर आप सभ्य नहीं बनाएगा तो समाज को मेंटेन कर पाना मुश्किल होगा। बच्चा जो होता है वो विद्रोह के नजरिए से होता है एकदम, है ना। मम्मी अगर छोटा बच्चा कहे कि दूध पी लो, नहीं पीऊंगा, है ना, तो मम्मी भी होशियार होती है हमारी, बोलती ठीक है, अब मैं तुमको दूध दूंगी ही नहीं। कैसे नहीं दोगी? अब मैं तो 2 गिलास पीऊंगा। तो बोलता हाँ तो ले पी, है ना। बच्चा विद्रोह है, मम्मी हम समझ रहे हैं तुमको कैसा ट्रीट करना है। मम्मी लोग होशियार होती है तो उनसे निपटवा लेती है काम। तो बच्चे को सिखाना आसान होता है। आप लोग को भी बचपन में सिखाया गया है, सब भी बनाया गया है, समाज में रहने लायक बनाया गया है। सही बात है ये, आप लोग को भले मजाक लग रहा हो, मैं भी जो बातें करता हूँ कोई फिलोसफिकल बातें जाता हूँ ज्यादा होती है, लेकिन सोच के देखिएगा, अगर आपको सिखाया ना जाए कि क्या गलत है क्या सही है। बच्चे को पता होता है कि नंगा घूमना है कि कपड़ा पहन के घूमना है? पता होता है क्या? आपको पता है ना। लेकिन अगर आपको सिखाया ना जाए बचपन में, समझ पा रहे आप? तो पहली बार जब समाज की रचना हुई हो, ठीक है। अच्छा, वैसे ही आपको सिखाया था कि ये काम देखो गलत है, शराब पीना। मैं भी दारू पी के आओ क्लास में, बोलो पकड़ लेंगे आप ना। अरे तो आप मुझे अच्छा मास्टर मानेंगे कि खराब मास्टर मानेंगे? एक ही दिन तो दारू पी के पढ़ाने आए, 2 साल से तो अच्छे से पढ़ा रहे थे, हाँ? खराब मास्टर मान लोगे? नहीं सर, खराब नहीं मानेंगे। तो मतलब हमें सिखाया था कि फलाना काम सही है, हम टीचर है तो नहीं, दारू नहीं पीना चाहिए, फलाना काम गलत है, ये सिखाया जाता है। और शुरू में करते जाओ हम लोग तो डांटा पीटा जाता है, छुप छुप के किया जाता है, ताकि आपको समाज का भय बना रहे। अगर ये चीज ना सिखाया जाए, सोचिए कि ये समाज को सिखाया नहीं जा रहा कि दारू पीना गलत है, फिर क्या होगा? पी लेंगे, फिर कॉमन बात होगा ये। और ऐसा होता है, आप ये मत समझिए कि जो मैं बातें बोल रहा हूँ कैसे ही हवा में। आप अभी मतलब भारत में रहते हो, सऊदी का आदमी, अच्छा मैं थोड़ा बताता हूँ, इसमें कितने लोग इस्लाम को फॉलो करते हो? 1 2 3 4 लोगों। इस्लाम सऊदी से आया, इस्लाम में दारू पीना हराम है ना? Am I right? हाँ, उसमें नहीं पिया जाता। उसके लॉजिक है, क्या लॉजिक है? इस्लाम कहाँ से आया? सऊदी से। कहाँ से आया? सऊदी से। सऊदी कैसा जगह आप जान रहे हैं? सऊदी, कुवैत कैसा जगह है? डेजर्ट, अमीर छोड़ो ना, डेजर्ट है, टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और मैं तुम्हें रम पिला दूं उसमें। दारू पीने से, वाइन पीने से, रम पीने से क्या होता है? बॉडी में बहुत गर्मी आ जाता है, गर्म होता है वो। क्या होगा उस इंसान का? 50 डिग्री सेल्सियस बाहर का टेम्परेचर, अंदर में रम डाल दिए हैं, टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस, मर जाएगा इंसान।
इसलिए अब लोग फॉलो नहीं करेगा, समाज बनेगा नहीं, इसलिए धर्म में ऐड कर दिए, ये करोगे हराम है, गलत चीज है। सेम मुसलमान अभी के समय, अभी ठंडी चल रही है, अभी तो कम ठंडी है थोड़ा बहुत, लेकिन अभी जनवरी के मौसम में साइबेरिया चला जाए, रसिया, क्या होगा? मजबूरी में पी लोगे, मजबूरी में। -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अभी मैं कल परसों एक देख रहा था कि एक आदमी का कार के ऊपर इतना ज्यादा स्नोफॉल हो गया था कि वो जम गया था, वो कार खुल ही नहीं रहा उसका डोर। इतना लो टेम्परेचर है, तुमको बॉडी को गर्म करना पड़ेगा। तो वहां के कल्चर में दारू पीना अलाउड होता है। आप इंग्लैंड चले जाओ, मतलब जितने भी 30 डिग्री नॉर्थ से ऊपर के देश हैं जहां पे बहुत भीषण ठंडी पड़ती है, तो उस कल्चर में आपके बॉडी को सरवाइव करने के लिए वाइन, वहीं से शुरू हुआ ना, वाइन, दारू, रम, ये अलाउड है, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको कि कोई भी चीज जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, ये बचपन से हमें सिखाया गया है। जैसे आप में से कुछ लोग का सवाल उठता होगा कि सर इसको पंखा को पंखा कहीं काहे बोलते हैं, ये हमें सिखाया गया बचपन से, है ना। आप कभी पंखा को लालटेन नहीं कहोगे, कहोगे क्या? अच्छा, लालटेन भी बोले तो समझ रहे होंगे लालटेन उसको कहते हैं, सिखाया गया ना। आप इसी बात को ऐसे समझो कि मैं एक बच्चे को, या 2 जुड़वा भाई हूं, उनमें से एक जुड़वा भाई को घर में रखा जाए, दूसरे जुड़वा भाई को किसी दूसरे देश भेज दिया जाए, अफ्रीका में कोई देश भेज दो, नामीबिया, ठीक। 20 साल बाद दोनों को मिलाया जाए, दोनों का नेचर सेम होगा क्या? अलग होगा ना। मतलब कल्चर, ज्योग्राफी, कैसे वो कम्युनिकेट कर रहा है। अच्छा, भाषा, कम्युनिकेशन का तरीका, अच्छा यहाँ हम लोग सब लोग के कम्युनिकेशन का तरीका भी अलग होता है। हम सुधांशु बोले, और सुधांशु क्या बोले, सब मजे में सर, वही हो गया कम्युनिकेट। अच्छा, आप लोग को भी होता होगा, जैसे हम बात कर रहे हैं, हो सकता है तुम में से 2 बोले मास्टर, ऐसे करके खाली बोले, समझ जाएंगे आप लोग, है ना। मास्टर पढ़ा नहीं रहा है, चलो चला जाए, भाषा, हाँ गर्मी लेके आए थे, नहीं। आप समझ पा रहे हैं कम्युनिकेशन क्या होता है? अब सोचिए, इसी चीज को हम लोग को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर करना है। इसी चीज को क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर करना है। मैं इसलिए इस बात को बता रहा था कि आप सोचिए कि फोन को कैसे पता चलता होगा, जब हम यहां से हेलो बोले तो फोन में तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल दूसरे के फोन में जा रहा है और वो फोन आवाज कर रहा है हेलो, तो उसको सामने वाले को लग रहा है कि अच्छा हेलो बोल रहा है सामने वाला। समझ रहा है मेरी बात? वहां तो डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ ना। तो जो मैकेनिज्म हमारे लाइफ में एम्प्लॉय होता है कि बच्चे को सिखाया जाता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को सिखाया जाता है कि इस ध्वनि को, इस वेव को, इस वाइब्रेशन को, इस ऑसिलेशन को ये कहते हैं। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में आज सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम कोई एक इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, डिजिटल सर्किट। इसलिए कम्युनिकेशन को जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डिजिटल कम्युनिकेशन, ठीक। कम्युनिकेशन के 3 बेसिक एलिमेंट होते हैं। There are 3 basic elements of communication. मैं इसको एक ब्लॉक डायग्राम समझाता हूं। ये ब्लॉक डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। जितने लोग, किसी के बोर्ड के सिलेबस में आ रहा है इस बार? नहीं आ रहा। अगर किसी में कभी आए तो कभी मतलब हो सकता है कोई फेल कर जाओ, नहीं हो सकता क्या? चलो अच्छी बात है, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं सर एकदम फेल तो नहीं करेंगे। अच्छा, इस बार 75% का वो भी नहीं है तो टेंशन नहीं है, अच्छे से इतना आ जाए। ऐसा भी होता है, कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि 75% नहीं आया था, उनको इंप्रूवमेंट देना होता है, तो इंप्रूवमेंट में यूज कर जाए। तो मैं बता दे रहा हूं 3 बेसिक एलिमेंट्स में पहला एलिमेंट होता है ट्रांसमीटर। पहले एलिमेंट को क्या बोलते हैं? ट्रांसमीटर। आप सब वर्ड से वाकिफ हैं या सारे डिवाइसेस को देखे हैं? देखे हैं सब लोग? ट्रांसमीटर देखे हैं?
नहीं देखे कोई बात नहीं, मैं दिखाता हूँ। देखिए ये है ट्रांसमीटर, ये दिख रहा है आपको, ये ट्रांसमीटर। यहाँ फ्रेंड्स आओ, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इस पढ़ के सुनाओ सब लोग को, और हो जाओ उसके नीचे माइक्रोफोन ट्रांसमीटर। इसमें दो चीज है, इसको हम लोग माइक्रोफोन कहते हैं। ये बेसिकली ये चीज जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोफोन, और ये क्या है बेसिकली ट्रांसमीटर। ठीक है, देख लिया ट्रांसमीटर आप लोग। अच्छा, आप लोग को रिसीवर भी दिख रहा होगा, वहां देखिए। अब मैं उसको यहाँ ला के कैमरा के सामने नहीं दिखा सकता, एंटीना होता है। रिसीवर आप रेडियो ऐसा समझ सकते हो, रेडियो क्या है, रिसीवर। ठीक है, ये सिग्नल को क्या करता है, रिसीव करता है। चलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा। ट्रांसमीटर एक डिवाइस होता है जो कि सोर्स जो है, मैं तो बोल रहा हूं और मैंने कैसा सिग्नल बोला, ऑडियो सिग्नल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो हम लोग बोलते हैं नॉर्मली उसको क्या बोला जाता है, ऑडियो सिग्नल। इसी को कुछ लोग मैसेज सिग्नल भी कहते हैं। अगर आप व्हाट्सएप में बात कर रहे हैं तो वही क्या हो गया, मैसेज सिग्नल। आपने कहा कि आज क्लास 5:30 बजे से है, लिखा उसको, तो वो जो लिखा वो क्या हो गया, मैसेज सिग्नल। ठीक है, जब फोन में बात करते हैं ना, तो आपका फोन, अगर आप भेज रहे हो मैसेज या कॉल कर रहे हो, तो आपका फोन ट्रांसमीटर के जैसा काम करता है, सामने वाले का फोन रिसीवर जैसा काम करता है। इस ट्रांसमीटर का काम ये है कि ये जो ऑडियो सिग्नल और मैसेज सिग्नल होते हैं, बेसिकली जो ऑडियो सिग्नल है उसका आप सोचिए फ्रीक्वेंसी कितना होता है, बहुत कम। हम लोग जो बोलते हैं और हम लोग जो सुनते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी का एक रेंज है, कितना होता है बताओ, 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, इसी फ्रीक्वेंसी से बोलते हैं ना। ठीक है, चलिए अब ये ट्रांसमीटर क्या करता है, इसको ट्रांसमिट करेगा। इसको क्या करेगा, ट्रांसमिट करने का वर्ड का मीनिंग ये होता है कि इस ऑडियो सिग्नल को वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। किसमें कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल का मतलब, तो बेसिकली ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इसका स्पीड कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मैं क्यों लिख रहा हूं, अभी आऊंगा इस बात पे। अभी मान लीजिए ट्रांसमीटर ने इसको ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हो सकता है कल को आप पूछो थोड़ी देर बाद कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या है, इस वेव में क्या दिक्कत है, तो इसलिए मैं लिख रहा हूं ये सब डेटा ताकि यूज कर सके। बाकी ब्लॉक डायग्राम बनाते वक्त ये सब लिखा नहीं लिखा था बुक में। ट्रांसमीटर भेजेगा किसको, एक चैनल को, एक किसको, चैनल को। इसको हम लोग मीडियम कहते हैं। जैसे मान लीजिए पुराने जमाने में जब मोबाइल फोन नहीं था, टेलीफोन हुआ करता था, तो चोंगा वाला फोन समझ रहे ना, उसमें क्या होता था, वायर होता था। आप यहां से दिल्ली कॉल कर रहे हो, तो यहां से दिल्ली तक जो वायर होता था, आज भी है, केबल्स वायर, ठीक है, वो ऑप्टिकल केबल होता था, उसके थ्रू वेव्स प्रोपेगेट करते थे। ठीक है, अभी किस में प्रोपेगेट करता है, हवा में। अभी किस में प्रोपेगेट करता है, हवा में। तो ये किसको भेजता है, चैनल को, जिसको मीडियम भी कहते हैं। ये भेजता है चैनल को, चैनल को ही हम लोग मीडियम भी कहते हैं। और ये दो तरह का हो सकता है, मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, या चलिए लिख देता हूं। एक हो सकता है गाइडेड, एक हो सकता है अनगाइडेड। गाइडेड सिग्नल और अनगाइडेड सिग्नल। गाइडेड सिग्नल का बढ़िया एग्जांपल कौन सा है, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर में जो वेव प्रोपेगेट करते हैं वो किस फेनोमेनन से प्रोपेगेट करते हैं, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। ठीक है, और इसका एडवांटेज क्या है, लेस लॉस ऑफ एनर्जी एंड लेस नॉइज। लॉस ऑफ एनर्जी भी कम होता है और नॉइज भी कम आता है। लेकिन अनगाइडेड, जैसे इसका एग्जांपल है एयर। एयर क्या है, एक
अनगाइडेड चैनल है, इसमें जो होता है मोर नॉइज एंड एनर्जी लॉस होता है, एंड एनर्जी लॉस। ठीक है, नॉइज क्या होता है? अनवांटेड सिग्नल। नॉइज क्या होता है? अनवांटेड सिग्नल। जैसे अगर मैं पूछूं नॉइज क्या है तो आप कहेंगे अनवांटेड सिग्नल। जैसे कई बार जब हम लोग माइक से पढ़ाते हैं तो स्पीकर से आता है करके, ठीक है, बीच में कट कट के आवाज आता है, तो ये सब क्या है? अनवांटेड सिग्नल है। फिर ये चैनल के थ्रू प्रोपेगेट करके कहां तक पहुंचता है? रिसीवर तक। मैंने यहां पर लिख दिया, इससे मैं थोड़ा नीचे बना रहा हूं, लेकिन आप लोग को सीधा ही बनाना है। किस तक पहुंचता है? रिसीवर तक। ये सिग्नल को रिसीव करता है और किसको दे देता है? यूजर को। रिसीवर ने जो सिग्नल को रिसीव किया वो कैसा था? इलेक्ट्रिकल था वापस से, लेकिन इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को यूजर तो सुन नहीं सकता। हमारा जो कान है वो किसको सुन सकता है? ऑडियो सिग्नल को ही। तो ये रिसीवर क्या करता है? इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये ऐसी को मैसेज सिग्नल भी कह सकते हैं। तो तीन एलिमेंट बोलते हैं हम लोग। ये पहला एलिमेंट है ट्रांसमीटर, ये दूसरा एलिमेंट है चैनल, और ये तीसरा एलिमेंट है रिसीवर। और इसी के स्टडी को हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। हम लोग का मोटो इसी के बारे में पढ़ना होगा। हमें ये नहीं जानना है कि कौन सिग्नल भेज रहा है, कौन यूज कर रहा है, ये भी नहीं जानना, ये उनका प्राइवेट मामला है। भाई हम भेज रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड को, इससे तुम लोग क्या मतलब? तो ना मेरे से मतलब होना चाहिए, ना मेरी, हाँ, तुम लोग की मैडम से मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब आपको किससे रखना है? इधर बीच वाले पोर्शन से। ठीक है, इस ट्रांसमीटर के बारे में बता दीजिए, चैनल के बारे में बता दीजिए, रिसीवर के बारे में बता दीजिए। अपने बारे में थोड़ा सा कभी बताते रहेंगे, इनके बारे में मत पूछना। ठीक है, हाँ भैया, बाकी समझ लीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। आप लोग पूरा लिखेंगे, मैंने CS लिख दिया। ठीक है, अब आगे बात करें। पहले आप लोग उसको बनाओगे, फिर मैं इसमें और मॉडिफिकेशन करूं कि पहले ही मॉडिफाई कर दूं? मॉडिफाई का मतलब कि मैं इसी में चाहूं तो पूरा चैप्टर पढ़ा सकता हूं, इतने में इसी में छोटा छोटा लिख लिख के एक एक के बारे में, लेकिन फिर आपके लिए वो लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पहले आप इसको लिख लो, फिर हम लोग करेंगे। पहले लिखो इसको। चलिए आगे चलें। अब हम लोग एक चीज के बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं, थोड़ा और अच्छे से। अभी आपने जाना कि ये ट्रांसमीटर है। अच्छा, ट्रांसमीटर में ये पूरा सिस्टम है, माइक्रोफोन प्लस ये इंक्लूडेड। ठीक है, अब इसके बारे में एक एक बात बहुत डिटेल में चर्चा करते हैं। ठीक है, इसको पूरा आप बता करते हैं भाई इसमें ऐसा हो क्या रहा है, कैसे कर दे रहा है। एक बात और, मैं इंजीनियरिंग लेवल पे नहीं आपको सिखा रहा हूं, अभी मैं आपको आज फिजिक्स लेवल पे सिखा रहा हूं। आप में से वो लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करेंगे उनको इसका इंजीनियरिंग लेवल पे समझना होगा। फर्क क्या है? फिजिक्स में मैं भी आपको ये बताऊंगा, देखो ये चीज हो रहा है। ठीक है, इंजीनियरिंग लेवल पे मतलब कि हर चीज की बारीकी के लिए कौन सा डिवाइस यूज हो रहा है। जैसे सेंसर्स होते हैं, प्रोसेसर होते हैं, आईसी चिप होते हैं, मतलब आईसी होता है, इंटीग्रेटेड चिप्स बोलते हैं, लॉजिक सर्किट्स होते हैं, डिजिटल सर्किट बताऊंगा मैं अगले क्लास में, लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो उन सब का यूज कैसे हो रहा है वो मैं नहीं बता रहा हूं, वो हमारे इंजीनियरिंग के कोर्स में है। अभी आपको मैं आइडिया दे रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो सिलेबस है आपके इंजीनियरिंग का, उसमें आपको पढ़ना किस बारे में। और ये चैप्टर्स इसलिए इंक्लूड किए गए हैं ताकि बच्चे को आइडिया हो कि मैं आगे चल के क्या करने जा रहा हूं। बहुत लोग इंजीनियरिंग करने पहुंच जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि इंजीनियरिंग होता क्या। मेरे साथ भी खुद ऐसा हुआ था। आप लोग मत समझिए कि आप लोग में से ही कुछ लोग के साथ ऐसा है, मेरे साथ भी ऐसा था। जब हम पहली बार पहुंचे तो मुझे पता चला कि अच्छा इंजीनियरिंग में इतने ब्रांच भी होते हैं, और फिर कौन सा ब्रांच लिया जाए। तो ये थोड़ा सा तो आइडिया हो। हालांकि इन जनरल होता है कि जो ब्रांच मिल गया बच्चा लोग उसी में मेहनत कर लेता है। ठीक है, लेकिन इन जनरल एक थोड़ा सा इंटरेस्ट तो हो ना कि हम चूज करें इस ब्रांच के बारे में। तो इस चैप्टर का रिलेशन और एक सेमीकंडक्टर चैप्टर है उसका रिलेशन किससे है? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से। जैसे आप मैकेनिक्स पढ़ते हो उसका रिलेशन किससे है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो
तो ये सब का मैकेनिकल में यूज पड़ता है। इलास्टिसिटी पढ़ते हो, उसका यूज मैकेनिकल सिविल प्रोडक्शन में पड़ता है। थर्मोडायनेमिक्स का भी बहुत सारा पार्ट प्रोडक्शन में यूज करता है। सिमिलरली आप मेटलर्जी पढ़ते हो, क्लास 12th में है ना केमिस्ट्री में एक चैप्टर मेटलर्जी, उसका यूज प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में पड़ता है, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में पड़ता है। बहुत सारे उसी तरह के प्रोसेस, मतलब आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि आगे मुझे कैरियर कैसे चूज करना है इंजीनियरिंग में। इसलिए आपके कोर्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सब में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा बात उस बारे में हो। तो हम लोग क्या चर्चा करेंगे सबसे पहले कि ट्रांसमीटर में भाई आखिर होता क्या क्या है। ठीक है, तो अच्छे समझिए जरा ट्रांसमीटर क्या करता है, ये लोग समझ गए। ट्रांसमीटर के कंपोनेंट्स की बात करें तो पहला कंपोनेंट होता है इसमें ट्रांसड्यूसर। क्या होता है? एक जो कि बेसिकली एक सेंसर होता है, जो कि क्या होता है? सेंसर। सेंसर किसको कहते हैं? जो चीजों को सेंस कर सके। किन चीजों को? कोई भी फिजिकल वेरिएबल में होने वाले चेंज को। सेंसर क्या होता है? कैन सेंस और डिटेक्ट, कैन सेंस और डिटेक्ट the change in physical variable, the change in physical variable। फिजिकल वेरिएबल में जो भी चेंज हो उसको जो सेंस कर सके उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेंसर। फिजिकल वेरिएबल का क्या मतलब? जैसे टेम्परेचर हो गया, ये एक फिजिकल वेरिएबल है। प्रेशर हो गया, ये क्या है? एक फिजिकल वेरिएबल है। फोर्स हो गया, एक्सेट्रा। जैसे मैं इसको एक एग्जांपल समझाता हूं। आप लोग बहुत सारे लोग एसी यूज करते होंगे। एसी घर में एयर कंडीशनर लगाते हैं ना, तो अगर उसका एड देखते होंगे कभी कभी, वो एक कंपनी कौन सा हायर का एसी आता ना, तो वो एड में दिखाती है कि स्लीप मोड ऑन करके सोइए। देखिए सब क्या होता है? क्या होता है कि एसी में खुद में सेंसर लगा होता है और आप फिक्स कर दीजिए कि इतने टेम्परेचर पे हमको अच्छा फील होता है, कंफर्टेबल। मान लीजिए 16 डिग्री सेल्सियस पे आपको अच्छा फील होता है, मान लेते हैं। इसको उठा दो यार थोड़ा सा। मान लेते हैं 16 डिग्री सेल्सियस पे आपको अच्छा फील होता है, ठीक है? तो आप उसमें फिक्स कर दो कितना? 16 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही टेम्परेचर 16 से ज्यादा होगा वो एसी काम करेगा। वो तब तक काम करेगा जब तक टेम्परेचर कितना ना हो जाए, 16। फिर वो एसी मेंटेन करके रखेगा उसी 16 को, ठीक? अब किसी कारणवश मान लो कम हो गया टेम्परेचर और 15 हो गया, तो तुरंत सेंसर उसको बताएगा नहीं भाई ज्यादा कूलिंग कर रहे हो, थोड़ा कूलिंग को क्या कर दो? कम कर दो। ये सेंसर है। फिजिकल टेम्परेचर में चेंज हो रहा था, इस चेंज को उसने क्या कर लिया? सेंस कर लिया। सिमिलरली जब हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो होता क्या? देखिए यहां पे क्या है? ट्रांसड्यूसर है। जब हम लोग बोलते हैं तो वेव्स क्रिएट होते हैं, उस वेव की वजह से हर जगह प्रेशर का डिफरेंस होता है। आप लोगों ने पढ़ा है साउंड वेव्स में फेनोमेनन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। कंप्रेशन होता है कुछ जगह मॉलिक्यूल्स नजदीक आ जाते हैं, वहां का प्रेशर बढ़ जाता है। कुछ जगह मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, वहां पे प्रेशर कम होता है, उसको रेयरफैक्शन कहते हैं। तो जब हम लोग बोलते हैं तो साउंड वेव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के फॉर्म में मूव करता है, मतलब प्रेशर अलग अलग हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है। तो ये जो सेंसर है वो उसी को क्या करता है? डिटेक्ट करता है, ठीक? उसी को सेंस करता है और इसको सेंस करके इस वेरिएशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में इक्वेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो इसको सेंस करके क्या करता है? एंड कन्वर्ट्स देम इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म। उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। अगर मैं और इंजीनियरिंग लेवल पे जाके बताऊं तो बेसिकली उसको इक्वेशन वो निकालता है कि प्रेशर किस इक्वेशन से चेंज कर रहा है और उसको सेंस करता है, ठीक है? और भी उसमें बहुत सारा चीज है। और मैंने जैसे कहा कि ये भी एक बच्चा है, इसको सिखाया गया बचपन से कि ऐसा प्रेशर का वेरिएशन हो तो समझना ये वर्ड है। जैसे आपके कान को सिखाया गया है वैसे इस सेंसर को भी सिखाया गया है और ये इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। सवाल ये है कि अगर ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया मतलब ये क्या बन गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन गया। क्या बन गया? ये
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन गया। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो आपने मैसेज सिग्नल कहा था उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी? 20 हर्ट्ज से 20। नॉर्मल बातचीत जो होती है, वार्तालाप जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल मतलब फुसफुसा कंबल के अंदर बात करने वाला नहीं बात कर रहा हूं मैं, या गुस्से में जो प्रतिशोध की भावना से किए गए कुछ मुख्य विचार होते हैं, मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा हूं। अभी नॉर्मल जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, इन जनरल ये 10,000 से 1000 के रेंज में होता है। हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग अच्छे से बात कर रहे हैं, थोड़ा गुस्से में भी हैं, मेरे टाइप 10,000 के फ्रीक्वेंसी से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी कितना है? 10,000 हर्ट्ज। इस ऑडियो फ्रीक्वेंसी को उसने किस में कन्वर्ट कर दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। फ्रीक्वेंसी वही रह गया, खाली तो कन्वर्ट हुआ है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड कितना होता है? 3 × 10⁸। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि बताइए ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसका वेवलेंथ कितना है? ठीक है, तो वेवलेंथ होता है c/f। इसमें 10,000 से डिवाइड करो, 10,000 मतलब 10⁴ होता है। ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 × 10⁴ मीटर। इसको मैं 30 किलोमीटर लिख दूं तो चलेगा? इसका वेवलेंथ कितना है? 30 किलोमीटर। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कोई भी चीज को ट्रांसमिट करने के लिए एक ट्रांसमीटर का जो सिग्नल होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सिग्नल, जो कि उसको ट्रांसमिट कर, एंटीना इसको बोलता है। और सिमिलरली रिसीवर जो होता है उसका भी एक एंटीना होता है। एंटीना क्या करता है? कैप्चर करता है वेव्स को, ठीक है, अपने ऊपर आके स्ट्राइक करने देता है उस वेव को। और कोई भी एंटीना उन्हीं वेव्स को अपने ऊपर स्ट्राइक करवा सकता है जिन वेव्स का वेवलेंथ एंटीना के साइज के कंपेरेबल, मोस्टली इन द रेंज ऑफ λ/2 λ/4 तक हो। छोटा हो तो कहां तक हो? λ/4 तक या लैम्डा तक। इस रेंज में अगर हो तो उतना साइज का एंटीना आपको चाहिए होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर इस वेव का फ्रीक्वेंसी को कैप्चर करना है तो साइज ऑफ एंटीना क्या होना चाहिए? साइज ऑफ एंटीना क्या होना चाहिए? λ/2 λ/4। इस रेंज में एंटीना होना चाहिए। तो जरा लैम्डा का बाय 4 का वैल्यू बताइए कितना होगा? 7.5 किलोमीटर टू 30 किलोमीटर। इतना बड़ा एंटीना कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हैं? कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है यहां आपको? दिख रहा है? क्या प्रॉब्लम दिख रहा है? 7.5 किलोमीटर मतलब माउंट एवरेस्ट से थोड़ा सा कम है ना। और 30 किलोमीटर तो खैर स्ट्रेटोस्फीयर के बाहर चले जाएंगे। आप सोच रहे हो उतना बड़ा एंटीना लेके कैसे फोन में लगाएंगे और फोन को पॉकेट में कैसे रखेंगे, है ना। रखना भी बहुत मुश्किल होगा। तो क्या किया जाए? क्या आप शोध इसमें कर सकते हो? बहुत सिंपल सा है। क्या शोध कर दो बताओ? फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे। कैसे बढ़ाओगे? अपना तो बढ़ा नहीं सकते, नहीं एम्पलीफायर ही काम करता है। मतलब आप लोग को सबको समझ में आ रहा है कि हमें एक काम करना है जिससे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए? बढ़ जाए। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? अच्छा मान लो अभी नहीं आता, मान लो पहले शुरुआत में पहला बार जिस आदमी ने सोचा होगा, अच्छा किसने सोचा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में सबसे पहले? मार्कोनी ने। किसने सोचा था? और इस पे भी एक प्रसिद्ध बात है, मार्कोनी को यह आइडिया कैसे आया? तो कहा जाता है कि मार्कोनी ने कहीं से सुना था कि इंडिया में बहुत पुराने समय में, गुप्ता काल में, मतलब जब क्राइस्ट का बर्थ हुआ उसके 200-300 साल के आसपास, 2nd सेंचुरी या 3rd सेंचुरी आप समझ सकते हैं, मतलब आज से 2000 साल पहले, उस समय के आसपास भारत में एक महाकाव्य के बहुत रचयिता हुआ करते थे जिसका नाम था कालिदास। क्या नाम था? कालिदास ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है मेघदूतम। क्या नाम है? मेघदूतम। बहुत चर्चित पुस्तक है उनकी, काव्य, बहुत महाकाव्य है। काव्य का मतलब ये नहीं होता है कि वो क्या है इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, तो बंदी नहीं है। काव्य का मतलब बहुत
ऊंचे लेवल का बात है, वो लोग वैसा लिखते थे। तो उन्होंने उस काव्य को, मेरे को याद नहीं है, समझ समझिएगा, मैं अभी सुनाने जा रहा हूं आपको, ये नहीं सुनाने जा रहा हूं। उस काव्य में एक पंक्ति ऐसा था जिसका मीनिंग ये था कि अच्छा, वो काव्य किस बारे में कि एक प्रेमी है और एक प्रेमिका है उनकी, और दोनों बहुत दूर दूर रहते हैं, दोनों में बातचीत का माध्यम नहीं। और मैं सोचिए आज से 2000 साल पहले की बात कर रहा हूँ, चिट्ठी पटरी नहीं होता था, कबूतर जा वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं आया था, है ना, 2000 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो काव्य में कालिदास लिखते हैं मेघ दूतम, मेघ मतलब होता है बादल, और दूत मतलब होता है इंद्र जो संदेश लेके जाए। तो वो मेघ को, बादल को दूत मानते हैं, और उसमें वो लिखते हैं कि हे मेघ, ये संदेश मेरा मेरी प्रेमिका तक पहुंचा दो। तो ये पुरानी बात थी, विज्ञान के लोगों ने जब पहली बार ये पढ़ा तो हंसती, भाई ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन इस प्रसंग से मार्कोनी को, GW मार्कोनी को ये प्रेरणा मिली कि क्यों ना कोई ऐसा चीज किया जाए जिससे हवा में बातें एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाई जा सके। और वहां से इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कहानी शुरू हुआ। भले हमें किसी की कोई बात प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बुरी लग सकती, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा ही है, गलत ही है। गलत और सही का परिभाषा परिवेश के अनुसार, समय के अनुसार चेंज होते रहता है। जैसे आज इस क्लास में इतनी लड़कियां बैठी हुई हैं, आज से 50 साल पहले इंडिया में ही ये बहुत बड़ा बात होता। हो सकता है आज से 50 साल बाद और लड़कियां हों, अभी भी कम है, गर्ल्स और बॉयज का रेशियो देखा जाए तो अभी बहुत तुलनात्मक में कम है, ठीक है। खैर, तो पहला दिक्कत क्या है इसमें आप समझ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, और उस कम होने से वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है। वेवलेंथ के ज्यादा होने से जो एंटीना चाहिए मुझे ट्रांसमिट करने के लिए और रिसीव करने के लिए, उसका साइज बहुत ज्यादा चाहिए होता है। ये पॉसिबल है नहीं, इसलिए हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए। अपना बढ़ा नहीं सकते, अपना तो लिमिट है, तो किसी और का फ्रीक्वेंसी को ऐड करना पड़ेगा। यही बात समझ गए, ह्यूमन फ्रीक्वेंसी को बढ़ा नहीं सकते। अच्छा, मान लो किसी वजह से इतना बड़ा एंटीना बना लिया तो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। मान लो आप में से कोई कहे कि ठीक है ना सर, चाहे दिया ना, बना लेंगे इतना बड़ा। मान लो इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन करके माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा एगो टावर खड़ा कर दिए, ऐसे से करेंगे आजकल बातचीत, जितना मजनू लोग होगा वहां पे दिल्ली फोन लेके पहुंच जाएगा और सबकी लैला वहां पहुंच रहेगी, दूसरा वाला में हो जाएगा ट्रांसमिट, क्या ही दिक्कत है। लेकिन दूसरा भी एक फैक्टर है, इससे दिक्कत होगा। देखो, दूसरा जो दिक्कत होगा वो है क्रॉस कनेक्शन। सब लोग जानते होंगे इसके बारे में। अच्छा, मैं तो उस जनरेशन से पला बढ़ा हूं, सीखा हूं, जिसमें ये सब डेवलप हो रहा था। तो उस जमाने का मूवी में भी ये सब के ऊपर बहुत चर्चा था। अच्छा, क्रॉस कनेक्शन के ऊपर मूवी बना है एक, देखिए, उस मूवी का नाम था, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, एम से ही कुछ नाम था उस पिक्चर का, मेरे को याद नहीं आ रहा। बहुत अच्छे अच्छे गाने थे। उसमें एक लड़का होता है, उसका फोन गलती से किसी लड़की से लग जाता है। आप लोग कभी नेट पे सर्च करना, ठीक है, अच्छे अच्छे गाने हैं उसमें, और कुछ 2005-4 के आसपास का है। उसको गलती से किसी लड़के से के साथ फोन लग जाता है। अब उतना नहीं, हीरो मतलब कोई फेमस उमस नहीं है ना, अनिल कपूर, अभी तुरंत याद नहीं आ रहा यार। अच्छा, याद करके मैं अगले क्लास में बता दूंगा। उसमें उसको फोन लग जाता है लड़की को, और वो लोग क्रॉस कनेक्शन में ही पहले दिन थोड़ा बहुत बात करते हैं, फिर नंबर मांग लेते हैं, फिर बातचीत होती रहता है, फिर प्यार हो जाता है फोन पे ही, फिर ऐसा आगे कहानी बढ़ता। तब कहानी भी याद नहीं मुझे ज्यादा, लेकिन देखो पिक्चर वगैरह जो होता है ना, वो उस समय जो गतिविधियां चल रही है बहुत कुछ उससे इंस्पायर्ड होता है ना। अभी जैसे एक पिक्चर आया था लुका छुपी, लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर। इन जनरल कॉन्सेप्ट क्या था, लिव इन रिलेशनशिप। क्या आप इमेजिन कर सकते कि ये पिक्चर 1950 में रिलीज होता, या बन भी सकता था ऐसा पिक्चर? नहीं ना। आप समझ पा रहे हैं कि उस समय का जो वातावरण है उससे इंस्पायर्ड होता है पिक्चर्स। एक गाना था वो, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी,
सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये उस समय गाना है जब हम लोग इन सब देशों पे डिपेंडेंट थे। मेरा जूता है जापानी, मतलब टेक्निकल असिस्टेंट फ्रॉम जापान। ये पतलून इंग्लिस्तानी, मतलब जो फाइनेंशियल असिस्टेंट्स है इंग्लिश लोग देते थे, भाई बहुत लूटे हैं तो कुछ ले जाओ। सर पे लाल टोपी रूसी, इज्जत कहाँ से मिलता था? रूस से सरा हुआ अनाज आता था हम लोग के। सेल्फ सफिशिएंसी नहीं था वो तो 1973 के बाद हम लोग के पास खाना के लिए हुआ है, ठीक है। उससे पहले वो भी नहीं था। भूखमरी बहुत होता था, काल बहुत होता था। अभी शायद हम लोग वो कभी ना देखें, भगवान करे कभी ना देखें ऐसा अकाल जैसा स्टेज ना आ जाए। उस समय बहुत हुआ करता था। 1973 में फिर हरित क्रांति हुई, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, हाई वैरायटी का सीड्स लाया गया, तो हम लोग के यहाँ पर्याप्त अनाज हुआ। और ना ही सिर्फ पर्याप्त अनाज हुआ, इतना एक्सेस हो गया कि हम लोग बेचते हैं खूब, ठीक, बहुत बेचते हैं, बहुत अनाज एक्स्ट्रा में हम लोग के पास, बहुत बेचते हैं। अभी कई बार दुकान मतलब गोडाउन में सर जाता है, फिर भी सरकार की भी बहुत गलती, गरीब लोग को नहीं मिलता है। खैर, तो क्रॉस कनेक्शन के ऊपर ये मूवी बना था। क्रॉस कनेक्शन क्या होता है आज इस बारे में चर्चा करते हैं। ये दूसरा ड्रॉबैक है कि हम लोग इस फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं कर सकते, हम लोग को फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगा। ये बताओ, मान लो एक ही समय अभी मैं फोन करूं, इस समय सिर्फ रांची में कितने लोग फोन कर रहे होंगे? बहुत लोग। झारखंड में पॉसिबिलिटी है ना? कम लोगों के पास फोन होता तो आप कहते हैं कि शायद पॉसिबिलिटी ना हो, ठीक है। अच्छा, पूरे इंडिया में बात किया जाए तो बहुत ज्यादा तादाद हो जाएगी। इसका मतलब क्या हम ये कहें कि जैसे जैसे नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ेंगे, या टेक्निकली कहें कि नंबर ऑफ ट्रांसमीटर्स बढ़ेंगे, क्रॉस कनेक्शन का संभावना बढ़ेगा, है ना। इसलिए आप देखे होंगे कि आजकल के समय क्रॉस कनेक्शन ज्यादा होता है। बीच में आज से 5 साल पहले चले जाइए तो क्रॉस कनेक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया था। इक्का दुक्का साल भर में एकाध कोई गलत नंबर पे कॉल लग जाए तो लग जाए। क्यों? तब तक जियो नहीं आया था। जियो आने से नंबर ऑफ यूजर्स क्या हो गए? बढ़ गए। बहुत सस्ता में डेटा मिलने लगा, सब लोग 4G इस्तेमाल करना सीख गए। अब फोन फ्री में करने से की वजह से उसको पता था कि भाई पूरा देश से पैसा लूटने के लिए पहले तो आदत लगवाना पड़ेगा, इसलिए फ्री में दिया गया, है ना। और फ्री में दिया गया तो लोग फोन भी खरीदे, आदत भी लग गया। और साल भर में तो 21 दिन में सबका आदत लग जाता है। साल भर में जो आदत लगेगा उसको छुड़ाने में तो 5 साल छूटेगा नहीं भाई। वो कितने लोग हैं जिसको ऐसा फीलिंग होता है कि मैं फोन के बिना जिंदगी अब गुजार सकता हूं। ट्रस्ट मी, नाउ इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि आप ना, हम लोग भी उसको आदत में ढाल लिया। और ऐसा मैं ये नहीं सोच रहा हूं, सोचिए कि मैं फोन के विरोधी हूं। फोन से आज बहुत काम होता है, घर बैठे तुरंत पैसा किसी को भेजना, भेज दीजिए। आज पेट्रोल लेना था, वॉलेट में पैसा नहीं था, कार्ड काम नहीं कर रहा था, पेटीएम कर दीजिए, हो गया। आज से 5 साल पहले शायद इस बारे में सोचते भी नहीं हम लोग। बात समझ पा रहे हैं आप? क्रॉस कनेक्शन नंबर ऑफ यूजर के साथ बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? मान लो मैं जो करने वाला हूं वो नहीं करता हूं, और 10,000 की फ्रीक्वेंसी से मैं बोल रहा हूं। इसी फ्रीक्वेंसी से कितने लोग बोल रहे होंगे? बहुत सारे लोग। अब जो ट्रांसमीटर है या रिसीवर है वो तो सिग्नल को रिसीव करता है, और वो बेसिकली इसी फ्रीक्वेंसी को देखता है कि मेरे रेंज का फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ आता है, तो इस रेंज का वेवलेंथ को ले लो भाई, इस रेंज की फ्रीक्वेंसी को ले लो। उसको आवाज में डिफरेंस नहीं पता चलता, चाहे मुकेश अंबानी बोले चाहे सचिन तेंदुलकर बोले, है ना। फ्रीक्वेंसी हो सकता है सेम ही हो, फ्रीक्वेंसी हो सकता है सेम ही हो, आवाज अलग अलग है, लेकिन सिग्नल को क्या पता चलेगा? सेंसर को क्या पता चलेगा? टावर को क्या पता चलेगा? वो दोनों को यूज सेलेक्ट कर लेगा सेम में, लेकिन इससे तो दिक्कत हो जाएगा। हम लगा रहे थे अपनी वाली को, फोन किसी और वाली को लग जाएगा, दिक्कत होगा ना। समझ पा रहे हैं अपनी बात? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान का फ्रीक्वेंसी का रेंज जो है लिमिटेड है, इतने हर्ट्ज से इतने हर्ट्ज तक। उसी में आप बोलेंगे, उसी में आप सुनेंगे। उसी फ्रीक्वेंसी को बोलने वाले और सुनने वाले की संख्या ज्यादा होगी तो मैचिंग का चांसेस बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूं, ज्यादा कर दूं, किसी चीज को ऐड कर दूं इसमें,
तो मिक्स होने का संभावना, सेम फ्रीक्वेंसी होने का संभावना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे मैं क्या करूं कि ये 10,000 फ्रीक्वेंसी है, चलो मान लेते सब आदमी 10,000 से बोल रहा है, ठीक है, तो मैं एक पर 1,00,000 का फ्रीक्वेंसी इंपोज करूंगा, एक पर 1,00,001 करूंगा, एक पर 1,00,02 करूंगा, एक पर 1,00,03 करूंगा, 4 5 6 सो ऑन, मैं बढ़ाते जाऊंगा। अब बताओ, करते रहो बात सेम फ्रीक्वेंसी से, क्या ही फर्क पड़ता है। जब ये दोनों मिलेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डिफरेंट होगा, फ्रीक्वेंसी मैच भी नहीं करेगा। समझ पा रहे, किसी पे 1,00,000 इंपोज की, किसी पे 1,00,001। लेकिन आप कहेंगे सर ऐसा तो हो ही सकता है कि एक 10,000 से बोल रहा था और एक 9,999 से, इसलिए क्रॉस कनेक्शन को इलिमिनेट कर पाना इम्पॉसिबल, रिड्यूस किया जा सकता है। इसलिए आज भी क्रॉस कनेक्शन होता है कि नहीं होता है, धूमधाम से होता है, धड़ल्ले से होता है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाना क्यों जरूरी है, क्रॉस कनेक्शन को रिड्यूस करने के लिए। तो क्रॉस कनेक्शन ज्यादा होगा, अभी मैं ये लिख रहा हूं कि इस फ्रीक्वेंसी से काम करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम होगा। पहला तो साइज ऑफ एंटीना ज्यादा लगेगा, दूसरा क्रॉस कनेक्शन ज्यादा होगा, तीसरा चलो मान लो इसमें भी हम खुश हैं, टावर बना लिए इतना लंबा, खुश है, चलो ना किसी और वाले से बात कर लेंगे एक दिन, क्या ही टेंशन है, मान लेते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं ना, लग गया कहीं क्रॉस कनेक्शन, अब प्यार अच्छा बताइए रांची से नहीं तो कहां से है? अरे भाई मैं कहीं से हूं, क्या भी फर्क पड़ता है तुमको, कहां फोन लगा है, जहां लगाना था वहां नहीं लगा है, समझ जाइए बस इतना। लोग पूछ लेते हैं ये बात भी, और फिर बातचीत, अच्छा हम ये करते हैं, हाँ हम भी यही करते हैं, तो हो जाता है कभी कभी। लेकिन मैंने नहीं किया, आप लोग करते हैं क्या? नहीं ना, ठीक है, तो करते हो क्या? लड़का लोग तो जनरली इन जनरल हो जाता है, अनीस नहीं ना, अरे कहीं तब दूसरे जेंडर से हो जाए तो फिर हो जाता नहीं, चलिए ठीक है। तीसरा दिक्कत है कि मान लो इन दोनों पे भी हम सेक्रीफाइस कर ले, ठीक है भैया टावर बना लेते हैं, क्रॉस कनेक्शन को सह लेंगे, सामने वाला गाली दे देगा दो को, सह लेंगे, फिर भी दिक्कत, और दिक्कत इसको इंप्लीमेंट करके देखा गया, इंप्लीमेंट करके देखा गया कि जो पावर रेडिएटेड बाय एंटीना होता है, पावर रेडिएटेड बाय एंटीना जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के स्क्वायर के, ठीक है। मतलब अगर वेवलेंथ बहुत ज्यादा हुआ तो पावर क्या होगा, बहुत, मतलब जो फ्रीक्वेंसी निकलेगा उसका एनर्जी बहुत, पावर मतलब एनर्जी, एनर्जी बहुत कम होगा, तो वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल ही नहीं कर पाएगा। अब क्या ही फायदा कि 7-8 किलोमीटर का अपन टावर खड़ा करें, उससे फोन लगाएं, और वो फोन से जो मतलब जितना देर का सिग्नल जा सके वो यहां हरिओम टावर से लालपुर चौक, क्या फायदा इसका? इससे अच्छा तो वो बचपन में बनाते थे हम लोग खिलौना, माचिस का डब्बा लेते थे, धागा जोड़ देते थे, इधर बोलते थे उधर सुन लेता था। किए आप लोग स्ट्रिंग के थ्रू, प्रोपगेशन ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट से, ऐसा ही कर लेते। अच्छा ये मैंने बहुत ज्यादा डिस्टेंस बता दिया, हो सकता है कि ये इतना कम डिस्टेंस हो कि इस रूम में आप बैठे हो, बगल वाले रूम तक आवाज जा रहा है, इतना दूर तो चिल्ला के बोल लेते है ना। समझ पा रहे आप मेरी बात? ये सब दिक्कत है, दिक्कत समझ गए? समाधान करते हैं, एक ही समाधान तो दिख रहा है मुझे, क्या कर दो, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो। तो इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए इस ट्रांसमीटर के पास एक और डिवाइस लगा देते हैं, उसको बोलते हैं मॉड्यूलेटर। क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर क्या करता है? मॉड्यूलेटर कहता है कि देखिए, अच्छा आपके पास ना आपके एनसीईआरटी में, ये मैं वर्क दे रहा हूं, मुझे एग्जैक्ट सब कुछ याद नहीं है उसका, थोड़ा थोड़ा याद है, मैं बता दूंगा। ट्रांसमीटर का एक ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है, जो बात मैं समझा रहा हूं ना इसको ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है कि भाई ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर में क्या क्या होता है, क्या क्या पार्ट होते हैं। तो उसमें पहला पार्ट बताया गया है कि एक मॉड्यूलेटर होता है, ठीक है। वो मॉड्यूलेटर क्या करता है कि इधर से भी वेव लिया, इसको मैसेज सिग्नल कहते हैं। चलो मैं बता ही देता हूं, अगर मॉड्यूलेटर का ब्लॉक डायग्राम से समझाऊं तो ये एक मॉड्यूलेटर है, और ये क्या करता है, इस तरह से मैसेज सिग्नल को लिया, किसको लिया, मैसेज सिग्नल को। अगर मैं इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, इसको मैं लिख रहा हूं वाई एम, वाई मतलब
y के along डिस्प्लेसमेंट किसका, मैसेज सिग्नल का, ये होगा am। am क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल, ठीक है, ध्यान रखिएगा सब कुछ सिंबल, a sin ओमेगा m इंटू टी। ओमेगा क्या है, उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, m नीचे लिखा है मतलब मैसेज, मैक्सिमम मत पढ़ लीजिए क्योंकि मैक्सिमम भी मिलेगा, जहां मैक्सिमम लिखा रहेगा उसको मैं max लिख दूंगा, ठीक है। और ओमेगा क्या होता है, 2 पाई f, तो f क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और f क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, a इसका एम्पलीट्यूड। अब लोग इसके साथ क्या दिक्कत है वो समझ गए कि इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत कम है, तो मॉड्यूलेटर क्या करेगा, एक और डिवाइस रखेगा अपने पास जिससे वो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सके, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी, उसको कैरियर वेव कहते हैं, क्या बोलते हैं, और इसका इक्वेशन लिखेंगे yc इज इक्वल्स टू ac साइन ओमेगा c इंटू टी। ac क्या पढ़ेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर, ओमेगा c एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर, ठीक है। आप चाहे तो जब लिखिएगा तो नीचे लिख भी लीजिएगा सारा चीज, और fc क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर, ये इन दोनों को मिलाएगा, ये इन दोनों को मिलाएगा। मिलाने के लिए जो हम लोग के पास डिवाइस होता है उसका नाम है स्क्वायर लॉ डिवाइस, क्या नाम होता है, स्क्वायर लॉ डिवाइस, और फिर उसको आगे प्रोपेगेट करवाएगा। इसका पूरा ब्लॉक डायग्राम आप देख लीजिएगा। एक और होता है, यहाँ पे एक होता है बैंड पास फिल्टर। फिल्टर जैसे क्या काम करता है, जो अनवांटेड फ्रीक्वेंसी होता है उसको हटा देता है। अच्छा ये भी जरूरी है ना कि फ्रीक्वेंसी फिक्स हो कि एक डिवाइस से कितना निकले। अब मैं आपको दिक्कत समझाता हूँ। ये क्या है, एक ट्रांसमीटर है, ठीक है, और वो सामने में एक रिसीवर रखा हुआ है, ठीक। बगल वाले क्लासरूम में दूसरे सर पढ़ा रहे हैं, उन्होंने माइक यूज कर रखा होगा, उस रूम में भी रिसीवर रखा होगा, ठीक है। रिसीवर को कैसे पता चले कि वो कौन सा सिग्नल को रिसीव करे, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, फिर समझिए। मान लीजिए हम बोले तो इस ट्रांसमीटर से वेव्स निकला, वो इस रिसीवर के पास भी पहुंचा और उस वाले रिसीवर के पास भी, है ना। ऐसा नहीं कि वो बहुत दूर है, मैं वहां जाके बोलूं तो भी आप सुन पा सकते हैं, सर अगर यहां आके बोले तो भी वो बच्चे सुन सकते हैं, ठीक है। होता ये है कभी कभी, मतलब क्या करते हैं लोग कि हर डिवाइस को एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी में वर्क करने के लिए बनाते हैं। हम लोग जान करके बनाते हैं कि इस ट्रांसमीटर से जो भी वेव निकले उसका फ्रीक्वेंसी रेंज फिक्स हो, ठीक है, और जो रिसीवर रिसीव करे वो भी उसी फ्रीक्वेंसी रेंज को रिसीव करे। तो जैसे रिसीवर के पास कोई और सिग्नल आएगा वो उसे रिसीव नहीं कर पाएगा। समझ पा रहे हैं अपनी बात। इसका फ्रीक्वेंसी रेंज हमने बना दिया, मान लो 3000 हर्ट्ज से 3005 हर्ट्ज, उसका भी सेम में बना दिया 3000 से 3005, तो इसी से निकलेगा, वहां वाला रिसीव कर लेगा, बाकी जितने भी आएंगे वो रिसीव नहीं कर पाएगा। और इसमें ऐसा करने के लिए कि वे सिर्फ इतना ही निकाले, इसको बोलते हैं बैंड पास फिल्टर, मतलब इस फ्रीक्वेंसी को छोड़ करके जितना फ्रीक्वेंसी हो उस बैंड को वो क्या कर दे, बैंड मतलब होता है फ्रीक्वेंसी गैप, उसको पास कर दे, ठीक है। तो जो जरूरत का है जितना उतना निकलने दे और बाकी सबको वो रख ले। समझ रहे मेरी बात। दूसरा डिवाइस हम लोग दूसरे फ्रीक्वेंसीज बनाएंगे। मेरे ख्याल से आप लोग को थोड़ा सा टेक्निकलिटी में दिक्कत हो रहा है, मैं एक बार फिर समझाता हूँ। रेडियो चलाए वो पुराना वाला रेडियो इतना मोटा सा होता था, उसमें ऐसे घुमा के हम लोग स्टेशन चूज करते थे। क्या करते हैं बेसिकली, वो जो है ना उसको घुमाने से जो फ्रीक्वेंसी वो रिसीव कर सकता है उसका वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी वो चेंज होता है। आप उसको ट्यून करके जब लाते हो, मान लो अब मैं अपनी जमाने की याद करूं कि तो 1600 के आसपास भागलपुर बसता था, भागलपुर विविध भारती 1600 किलो हर्ट्ज पर। अच्छा ये भी एक सवाल है, आपको ये याद रखना है कि किस बैंड का फ्रीक्वेंसी रेंज कहां से कहां होता है, रेडियो के लिए खास करके, क्योंकि आपका बुक जब बना था तो 2005 में बना था, 2005 में, 15 इयर्स बैक, 16 इयर्स बैक, 16 साल पहले, आज हम लोग 2021 में जी रहे हैं। 2005 में मोबाइल कम्युनिकेशन से ज्यादा क्या यूज होता था, रेडियो कम्युनिकेशन, इसलिए ज्यादातर बातें रेडियो से रिलेटेड इसमें की गई है। तो रेडियो में भी एएम बैंड ज्यादा यूज होता था। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन का एक प्रकार होता है
एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और हम लोग को वही पढ़ना है क्योंकि बुक में यही दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, जिसको आप लोग एएम बोलते हो। दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, उसको एफएम कहते हैं। जो एफएम रेडियो बोलते हो ना, वो इसलिए उसको एफएम रेडियो बोलते हैं क्योंकि उसमें कौन सा मॉड्यूलेशन यूज होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इस तरह एएम रेडियो होता था। कितना लोग एएम रेडियो सुने हो, मतलब विविध भारती वगैरह? कोई नहीं, एक दो लोग, चलो दो चार लोग होगा कम से कम विविध भारती सुने हो। ऑल इंडिया रेडियो रांची में है ना, पहले आता था, अब मैं ऑल इंडिया रेडियो से बोल रहा हूँ। अब 7 बजे का प्रादेशिक समाचार सुनिए। वैसे समाचार सुनाई पड़ता था, एक कोई आता था और वो समाचार की बातें पढ़ता था। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में आज टेस्ट मैच हुआ। अश्विन और हनुमा विहारी ने बहुत अच्छे शानदार तरीके से मैच को ड्रॉ कराया। पूरे इतना बॉल खेला और हम लोग भी इमेजिन करते थे अच्छा कमेंट्री भी उसी पे सुनते थे। टेस्ट मैच हो रहा है, ये शोएब अख्तर की बॉल घुमा के मारा चौका बाउंड्री लाइन के बाहर। थर्ड मैन पे जो खिलाड़ी था उसको पता नहीं चला, गली के बगल से निकल गया। तो हम लोग ना मैप में मतलब क्रिकेट का वो रखते थे को, और उसमें देख के अभी कितने लोगों को याद है सारा कहाँ का प्लेयर्स होता है? बहुत लोग को, 3 4 5 लोगों को, चलो ठीक है, मतलब इतने मैचेस में 5 लोगों को पता है। तभी हम लोग सिखाया जाता था कि इसको हम लोग थर्ड मैन कहते हैं, इसको फाइन लेग कहते हैं, ताकि रेडियो पे अगर सुनेंगे तो कैसे पता जाएगा कि सचिन लेग ग्लांस अच्छा खेलता है, फाइन लेग पे चौका मारता है। पता चलो फाइन लेग कहते किसको है, इधर साइड चला गया बैट से मारे, इधर साइड कोना साइड चला गया, इधर थर्ड मैन होता है, पीछे साइड थोड़ा उधर दूर में इधर। तो ये कैसे पता चले? तो इस तरह से लोगों को सिखाया जाता था। पहले क्रिकेट का सम्राट करके एक पत्रिका आता था, मैगजीन 25 रुपया में लोग खरीदते थे उस टाइम। उसमें एक एक बॉल का एक एक मैच का सारा विवरण होता था। पढ़ते थे आप लोग उसको? कभी पढ़े हो क्रिकेट सम्राट? अच्छा, नन्हे सम्राट पढ़े हो? मैगजीन्स कितने के घर में आता है अभी? ये भी एक कम्युनिकेशन का मेथड है चीजों को। हाँ, नवोदय में होता था, हम भी नवोदय से पढ़े इसलिए थोड़ा सा। हाँ, हॉस्टल में आता था। एक एक मैच का विवरण होता था उसमें, पूरा स्कोर कार्ड, हर ओवर में क्या क्या हुआ, जो इंपॉर्टेंट ओवर था, सब मैच का, वर्ल्ड में जितना मैच चल रहा है सबका, मंथ में जितना हुआ उसका आता था। हम लोग उसको एक को पढ़ते थे और उसको पढ़ लिया मतलब सब मैच देख लिए। पत्रिका पढ़ पाना 100 पन्ने का होता था मैगजीन। आज हम लोग एक मंथ का कोई करंट अफेयर का मैगजीन मंगाओ तो उसको पढ़ने में हाथ खराब हो जाता है, और उसको हम लोग 2-3 दिन में चट कर जाते थे। सब याद हो जाता था, किस मैच में कौन जीता सब याद है। ठीक है, अभी खैर तो विजुअल मेमोरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1600 पे विविध भारती आता था, तो आपको थोड़ा सा रेंज याद रखना है। एएम बैंड जो होता है, मैं यहां लिख देता हूं, ये था द चेंज इन फिजिकल वेरिएबल, मैं यहां लिख रहा हूं। एएम बैंड जो होता है, अप्रॉक्स मैं भी लिख रहा हूं, मुझे भी अप्रॉक्स ही याद है, ये 1600 किलोहर्ट्ज से 560 किलोहर्ट्ज होता है। अब मुझे इसलिए याद है क्योंकि ये 2 ध्रुव थे। 1600 किलोहर्ट्ज आखिरी लाइन होता था रेडियो का, और 560 जो होता था, 500 आखिरी लाइन होता था। मतलब कल को अगर आपसे पूछे कि मेगाहर्ट्ज में कोई दे दे तो वो नहीं होगा, मेगाहर्ट्ज वाला नहीं हो सकता एएम बैंड का। समझ पा रहे हैं मेरी बात? 1600 पे विविध भारती चलता, मतलब भागलपुर चलता था, 560 पे पटना चलता था, 600 पे रांची आता था। अभी पता नहीं सब लोग एफएम में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, क्योंकि फोन जो होता है ना वो एफएम के आसपास के फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। तो एएम सुन पाना फोन में बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसलिए लोग किस पे स्विच कर रहे हैं? एफएम पे। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक भी एफएम का, एफएम का रेंज कम होता है। आप देखोगे आपके कार वगैरह में जो रेडियो होता है वो रांची में बढ़िया काम करेगा, रांची के एफएम को। थोड़ा सा दूर चले जाइए, रेडियो काम करना बंद कर देगा। रेडियो, फोन में भी रेडियो होता है, काम करना वो बंद कर देता है। एएम क्या होता है? बहुत दूर दूर तक जा सकता है, बहुत दूर दूर तक जा सकता है, बहुत दूर तक। एक होता है शॉर्ट वेव। आप लोग में से कितने लोग बीबीसी न्यूज रेडियो पे सुने हो? हम लोग बीबीसी न्यूज रेडियो पे सुना करते थे। तो पहले होता था शॉर्ट वेव एसडब्ल्यू करके, मतलब रेडियो में ना पीछे होता था 4, एक होता था एएम, दूसरा होता था एफएम, तीसरा होता था एसडब्ल्यू और चौथा होता था एमडब्ल्यू। 4 होते थे।
AM पे ये सब वाले, मतलब रांची के आकाशवाणी से जो हुआ, आकाशवाणी उसमें होता था। दूसरा होता था FM, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में। FM का फ्रीक्वेंसी बताओ, पूछेंगे एग्जाम में ऐसे, याद नहीं रखना है, अपना जनरल अवेयरनेस यूज करो। FM सुने हो एक बार जिंदगी में FM नहीं सुने हो? हाँ बोलो 92.7 बिग FM, कम से कम ये तो सबका होता है। 91.9 रेडियो धूम अपने रांची में जो है, मतलब आप समझो सब 90s के आसपास होता है। तो एग्जैक्ट में बता दे रहा हूं, मेरे को याद है 88 मेगाहर्ट्ज से 107 या 8 मेगाहर्ट्ज तक होता है। आपको याद हो तो सब इसी के आसपास है। रांची में 4-5 न्यूज चैनल हैं, 91.9 रेडियो धमाल। अब मैं भी बहुत पहले सुना था, तो अभी नहीं पता अभी चलता है कि नहीं चलता है। 91.9 रेडियो धमाल, 92.7 बिग FM, फिर 102.7 या 5 बजे तक रेडियो धूम चलता था। हाँ 104, ठीक है। तो यही 3-4 चलते थे। आप रेंज समझ पा रहे हैं? इस रेंज को याद में रखेंगे ध्यान में कि 80 के आसपास से 110 मेगाहर्ट्ज। किसमें? शॉर्ट वेव का फ्रीक्वेंसी बहुत कम होता था, और वो पीछे होता था कि चेंज करिए आप फ्रीक्वेंसी में जिसमें जाना है। तो शॉर्ट वेव से आप बहुत दूर में अगर कुछ हो रहा है तो आप सुन सकते हैं। तो हम लोग क्या करते थे ना, हम लोग जिस हॉस्टल में रहते थे डॉर्मेट्री में, उसका जो छत था वो एल्बेस्टर का बना हुआ था, लोहा का, ठीक है। तो रेडियो का एंटीना बहुत कम होता था, वो उस हाई वेवलेंथ के फ्रीक्वेंसी को तो रिसीव ही नहीं कर पाएगा। तो हम लोग क्या करते थे, उसमें वायर बांधते थे, छुपा छुपा के उस वायर को कहां तक पहुंचा दिए, एल्बेस्टर से टच कर दिया। एल्बेस्टर नहीं, टीन का वो होता था, टिन से टच कर दिया। तब वो जो टिन है वो पूरा किसका ऐसा काम करने लगा, एंटीना का। उसका साइज बहुत बढ़ गया, तो वो बहुत हाई वेवलेंथ को क्या कर पाएगा। अभी मैंने कहा ना, साइज ऑफ एंटीना डिपेंड करता है कि वो किस रेंज के वेवलेंथ को ऐड कर सकता है। तो इतना हाई वेवलेंथ को कर लेता था कि 2007 का वर्ल्ड कप मेरे ख्याल से दक्षिण अफ्रीका में हो रहा था। नहीं दक्षिण अफ्रीका में नहीं, 2007 का वर्ल्ड कप, मुझे 3 का दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, सचिन ने गोल्डन बैट जीता था। 7 का कहीं हुआ था, बहुत बुरी तरह से इंडियन टीम हार गई थी, एकदम पहला ही स्टेज में बांग्लादेश से हार के बाहर हो गया था, है ना। राहुल द्रविड़ कप्तान थे, और धोनी के घर के बाहर कोई गाली दे रहा है, ये हो रहा, बहुत थू हुई थी, बहुत ज्यादा, मतलब इंडियन टीम नकारा है, बहुत गाली गलौज हुआ था, बहुत शर्मनाक तरह से हम लोग हार के आए थे। शायद वेस्ट इंडीज या इसी के आसपास कहीं मैच था, मेरे को याद नहीं है, लेकिन इंडिया में नहीं था, विदेश में था। वहां से अब हम लोग कमेंट्री सुनना है, और ओकेजनली कमेंट्री जब तभी होता था इंडिया के रेडियो स्टेशन में। और इंडिया के रेडियो स्टेशन वाले कैसे करते थे, टीवी पे देख रहे हैं, और टीवी भी उस समय डीडी नेशनल ही हुआ करता था, सोच लीजिए। तो डीडी नेशनल पर नहीं आता था, लोग परचेस करते थे रेडियो स्टेशन वाले, ठीक है, जो जैसे स्टार स्पोर्ट भी होता है ना, 10 HD ऐसा, सोनी 10, उस सब पे वो लोग देखते थे, और उसको कमेंट्री के फॉर्म में रेडियो में भेजते थे, रेडियो में सुनाते थे। तो वो जब इंडिया का मैच होता था वो लोग खरीद लेते थे। सब मैच वो क्यों ही खरीदेंगे। अब आपको क्या मतलब कि वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच मैच में हर बॉल में क्या क्या हो रहा है, प्रादेशिक समाचार आएगा 7 बजे, सुन लीजिएगा, आज वर्ल्ड कप के मुकाबले में ये हुआ, इस टीम ने जीत लिए, इसके पॉइंट इतने हो गए। लेकिन हम लोग को शौक हुआ करता सुनने का, तो हम लोग वहां जो कमेंट्री हो रहा है वो भी सुन सकते थे, इतना कम फ्रीक्वेंसी रेंज होता है उसका, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन सिलेबस में नहीं है ना, अभी नहीं है फिलहाल के लिए, तो जब मैं आज पढ़ा रहा हूं। आप समझ पा रहे हैं, यहां तक चीजें क्लियर हो रही है पक्का। तो अगर आपसे कहा जाए कि मॉड्यूलेशन क्या होता है, ये डेफिनेशन में पूछ दूं तो बताओ क्या होता है। सुपर इम्पोजिशन ऑफ, थोड़ा सा अच्छे से बोलेंगे, ऐसे थोड़ी बोलेंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा फिजिक्स की भाषा में बोलेंगे, क्या कहेंगे, मॉड्यूलेशन इज द फेनोमेनन ऑफ सुपर इम्पोजिंग हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव ऑन लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल, ठीक है। समझ गए डेफिनेशन, लिखवा दूं क्या, लिखवाते, लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके। पहला पॉइंट लिखो मॉड्यूलेशन। अच्छा समय बताते रहिएगा, समय हो गया क्या, अच्छा आप छोड़ देना है तो ठीक है, फिर एक और लेक्चर रिकॉर्ड होगा, इसको L1 कह देते हैं, ये फर्स्ट लेक्चर है कम्युनिकेशन सिस्टम का।
एक और अगले वीक किसी दिन रखेंगे, उस दिन पढ़ लेंगे। हाँ लिखिए, मॉड्यूलेशन इज द फेनोमेनन ऑफ, मॉड्यूलेशन इज द फेनोमेनन ऑफ, मॉड्यूलेशन इज द फेनोमेनन ऑफ सुपरइम्पोजिंग हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव on low frequency message signal. Superimposing high frequency carrier wave on low frequency message signal. आगे लिखो, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्यों है, जरूरत क्यों, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। तो उसके 3 फैक्टर हैं, मैंने यहां लिख दिया, तो आप बोर्ड पे इसको लिख दीजिएगा, ठीक है, मतलब अपने कॉपी में से हिसाब लिख दीजिएगा। पहला फैक्टर है साइज ऑफ एंटीना, और आप उसमें लिखोगे कि साइज ऑफ एंटीना किस रेंज में होना चाहिए, लैम्डा से लैम्डा बाय 4 के मतलब साइज में होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड इतना होता है, मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी इतना होता है, वेवलेंथ इतना है, अप्रॉक्स यहां लिख सकते हैं, या इन द रेंज भी लिख सकते हैं, इन दिस रेंज। तो एंटीना का ये साइज आएगा, जिसको लिखेंगे हम लोग नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट सच एंटीना, ठीक है, फिजिकली नॉट पॉसिबल, क्रॉस कनेक्शन बच जाता है। और तीसरा कि पावर रेडिएटेड बाय एंटीना जो होता है वो वेवलेंथ स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ये 3 फैक्टर आपको लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। इसमें पहला टाइप ही हम लोग को पढ़ना है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, क्योंकि उस जमाने में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ही बहुत यूज होता था, सारे विविध भारती उसी पे चलते थे। लेकिन अब जो है उसमें क्या यूज होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो जहां तक मेरा तर्क है कि अब कुछ दिनों में जब अगर एनसीईआरटी वापस से रिवाइज होती है तो इसको भी इंक्लूड कर दिया जाएगा, लेकिन अभी इंक्लूडेड नहीं है, तो हम लोग सिर्फ इसी को पढ़ेंगे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को, और इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो अगले क्लास में सब लोग आप लोग एनसीईआरटी लेके आएंगे, अगले वीक इसी दिन कम्युनिकेशन सिस्टम की क्लास होगी, एनसीईआरटी लेके आएंगे, और उस एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल्स है वो हम लोग कर लेंगे। आप लोग को एक काम और है, देखिए मेंस में, ये चैप्टर सिर्फ मेंस में है, एडवांस में नहीं है, नीट और मेंस में। नीट में तो जनरली आसान क्वेश्चन पूछा है, नीट में एनसीईआरटी के बाद नहीं पूछा था, लेकिन मेंस में क्या है ना, जान करके टीचर लोग कई बार पेपर में मैंने देखा है कि ऐसा क्वेश्चन पूछ देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो तुमसे कितना भी पढ़ लो नहीं बनेगा, वो कोई भी एक फॉर्मूला से पूछ देते हैं। लेकिन मैंने ये डिस्कवर किया कि उसके क्वेश्चन के पूछने में कुछ पैटर्न है, एक ही 2 टाइप का क्वेश्चन है वो रिपीट होता है बार बार। तो पिछले 5-7 साल से मेंस में जितने क्वेश्चन आए हैं उनका एक लिस्ट तैयार कर लीजिए, उनका जो सॉल्यूशन है वो तैयार कर लीजिए, ठीक है। अब एक एक चीज को मैं करवाऊं, स्पून फीडिंग वाले आप बच्चे अब नहीं रहे। आई थिंक सब लोग इतने मैच्योर हो, 12th फाइनल देने वाले हो, अब इतना मैच्योरिटी आप में होना चाहिए। नेट पे जाइए, हर साल का सवाल होता है, अब अरिहंत का पब्लिकेशन का बुक भी आता है, ठीक है, जेईई मेंस का पूरा उसमें कंपाइल करके देते हैं, वो ले लो, एक आध बुक होना चाहिए ऐसा, और उसमें बैठ करके हर साल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के टॉपिक्स को लिखिए, क्वेश्चन को लिखिए, उससे रिलेटेड फॉर्मूला को करवाइए। हम सोच रहे हैं कि इसको प्रिंट करवा लेंगे हम कुछ दिनों में, आप लोग तक के बैच को मिले ना मिले ये बहुत मुश्किल है, आने वाले बैच तक वो हो जाएगा। मैंने एक काम दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली हमारे पास स्टाफ की भी कमी है, तो अभी मैंने दिया है ये काम ताकि हो जाए, लेकिन आप लोग अपने लिए काम कर लीजिए, उसको अच्छे से बना के आएंगे। तो अगले क्लास में क्या क्या करके आएंगे समझ में आया, एनसीईआरटी लेके आएंगे, और पिछले 5-7 साल में जेईई मेंस में इतने क्वेश्चन आए हैं, 2016 से 2016 से करके आना, या 15 से कर लेना, आसान है। पहले तो एक पेपर ही आता था, अभी से 2-4 पेपर हुए तो मेहनत पड़ेगा, और सब में आसान क्वेश्चन था। तो 16 से अभी तक के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ आना है, ठीक। चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।